गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप मेरा नाम शशांक है और आपका स्वागत है 45 डेज के क्रैश कोर्स में, जिसमें हम आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं। ये 45 डेज क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का है और आज हमारा 7वां दिन है। तो हमने जो पहले दो क्लासेस में हमने केमिकल बॉन्डिंग का शुरुआती के दो क्लासेस में हमने पहले देखा कि स्टार्टिंग में कौन सी थ्योरीज दी गई थी या फिर कौन से सिद्धांत दिए गए थे जिसकी मदद से हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया था वो था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको कोसेल और लेविस ने मिलकर दिया था। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के बॉन्ड देखे, जैसे केमिकल बॉन्ड देखे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा और एक जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में हमने पढ़ा वो था लैटिस एंथैल्पी। दूसरे लेक्चर में फिर हमने कुछ और सिद्धांत देखे जो ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पा रहे थे और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बांटने की जो प्रकृति है सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि एटम के पोजीशन को भी बता पा रहे थे। इसमें हमारे पास हमें वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह जैसी चीजें मिली। फिर हमने रेजोनेंस देखा और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन के मदद से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रक्चर बताते हैं। एक बहुत ही प्रमुख रूप से जो हमने एक टॉपिक कवर किया था उसका नाम फेजांस रूल था। फेजांस रूल भी बहुत जरूरी है ताकि हम कोवेलेंट और आयनिक नेचर को समझ सके। अंत में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हुए इसे खत्म किया। आज का जो लेक्चर है वो ज्यादातर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर है। कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से हम ज्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि केमिकल जो बॉन्डिंग थी उसमें जो थ्योरीज थी पहले दूसरी वाली जो कि वेस्पर थ्योरी थी, ये बता नहीं पा रहे थे कि क्यों इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर का कारण नहीं बता पा रहे थे। स्ट्रक्चर तो बता पा रहे थे पर मैग्नेटिक बिहेवियर का कारण नहीं बता पा रहे थे। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी ज्यादा कुछ खास बताया नहीं गया था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो तीसरी आगे की थ्योरी लाई गई उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मेनली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर आधारित है, जिसे हम LCAO कहते हैं। इसके कारण दो तरह के बॉन्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, पहला बॉन्डिंग और दूसरे एंटी बॉन्डिंग। और अगर बॉन्ड की मजबूती के बारे में बात की जाए या फिर कैसे ओवरलैप होता है, उसके बेसिस पे दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई, जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर VBT में भी देखा था। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम चारों रूल, जो कि ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, उसके बाद आपका है जो एनर्जी को बताता है वो वाला प्रिंसिपल, इन सारे सिद्धांतों की मदद से हम देखेंगे कि जो ये सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल पे लगते थे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर भी लगेंगे। फिर हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट और कैसे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ आपस में जुड़े हुए हैं। इस चीज को हमने पहले भी देख रखा है पर हम दोबारा से इस चीज को एक बार इसका विवरण देंगे। लास्ट में कुछ और तरीके की बॉन्डिंग, जैसे मेटालिक बॉन्डिंग, जैसे अभी तक हमने कोवलेंट बॉन्ड देखे, फिर हम मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो कि एक सेकेंडरी इंटरेक्शन है, इन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर का जो मान है या फिर आप कह सकते हो वजन है, वो लगभग 2-3 क्वेश्चन के अराउंड होता है। 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल JEE मेन में पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर है, ये महत्वपूर्ण है। तो पहली जो चीज है वो है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, मैं इसे जरा सा और पढ़ा देता हूँ ताकि ये चीज, क्योंकि पूछी जाती है बार बार कि आप बताओ कि इसका डायपोल मूवमेंट इनमें से किसका 0 होगा, इनमें से किसका डायपोल मूवमेंट मैक्सिमम होगा। और इन सब चीजों को बताने के लिए जो पहली चीज जो आपको प्रमुख रूप से पता होनी चाहिए वो है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पता रहेगा तभी आप बता पाओगे कि डायपोल मूवमेंट क्या है। और स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा? विस्पर से। तो आप देख सकते हैं कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए आपको हर एक पहलू को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। जैसा मैंने बता रखा है, डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे बनती है? ये बनती है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब दोनों जो चार्ज उन दोनों के बीच की दूरी गुणे
चार्ज जो है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उससे गुणा करके। ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरी बात, ये जो डायपोल मोमेंट है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज कैसे दो एटम्स के बीच बटा हुआ है, और दूसरा कि इन चार्जों के बीच की दूरी क्या है। क्योंकि हमने फॉर्मूले में भी देखा, फॉर्मूला में भी इन दोनों को ही गुणा करके हमें डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। अब चार्ज का सेपरेशन और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्ट करता है, फिर कौन ज्यादा असर करता है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज मैग्नीट्यूड का ज्यादा असर होता है डायपोल मोमेंट के बजाय चार्ज सेपरेशन के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। दूसरा हो गया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। सिमेट्रिकल है मतलब, सिमेट्रिकल तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली बोले तो इसमें कोई सिग्मा प्लेन अगर कोई इसमें सिग्मा प्लेन है या फिर आई है, इन दोनों चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिग्मा है प्लेन ऑफ सिमेट्री और आई है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उनमें डायपोल मोमेंट नहीं रहेगा। उसी तरह से एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे H2O वगैरह में डायपोल मोमेंट रहेगा, इसलिए ये नॉन जीरो डायपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल है। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम दो तरीके के देखेंगे डायपोल मोमेंट। पहला होगा जो डायपोल मोमेंट हम आयनिक कंपाउंड में देखेंगे, और दूसरा कोवलेंट कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में तो ये होता है कि कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, पर जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड रहता है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज पूरे तरीके से एक एटम से दूसरे एटम पे नहीं जाती। इसके बजाय ये एक पे पार्शली डेवलप होती है और एक पे पार्शली नहीं डेवलप होती है, फिर पार्शली कम हो जाती है। इसके कारण इस पे एक डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और जैसा मैंने बताया था, ये जो डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव है, ये +1 और -1 चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज से बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब इसकी तुलना में इसका जो मान है बहुत कम है। तो अगर कोई चीज आयनिक है तो वो ज्यादा डायपोल मोमेंट शो करेगी बजाय कोवलेंट कंपाउंड के, जिसमें पार्शियल मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, फिर पार्शियल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यही चीज यहाँ पे दी गई हुई है, आयनिक वर्सेस कोवलेंट। आयनिक ज्यादा डायपोल मोमेंट शो करता है क्योंकि उन्हें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कल भी किए थे। इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो पिछले लेक्चर को देख के जान सकते हो या फिर दोबारा से इन्हें करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज जो हमारी थ्योरी है जिसके बारे में हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे वो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चलिए देखते हैं। पहली चीज, ये आधारित है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऊपर। इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं 1-1 में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। पर यहाँ पे एक आवश्यक बात यह है कि अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें या फिर वेस्पर थ्योरी को देखें या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखें, तो उन सारे जो सिद्धांत थे उन सारे सिद्धांतों में एक चीज सामान्य थी, वो थी कि उनमें हम वैलेंस सेल को ले रहे थे या फिर सबसे बाहर वाले शेल को में रुचि रख रहे थे। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम सारे अंदर वाले और बाहर वाले, मतलब इनर एटॉमिक ऑर्बिटल, आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर इनर शेल, आउटर शेल, सबको मानेंगे कि सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं। ये था सबसे बड़ा अंतर पहले के सिद्धांतों में और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि इनमें हम इनर ऑर्बिटल का भी कंट्रीब्यूशन कंसीडर कर रहे थे या फिर इनमें इनर ऑर्बिटल का जो योगदान है उसका भी ये ले रहे थे, क्या बोलते हैं उसे, कंट्रीब्यूशन ले रहे थे। दूसरी बात, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी थी, हाइब्रिडाइजेशन में भी थी, और ये इसमें भी है। तीसरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आप देखोगे कि ऐसा क्यों होता है, आप जब इसके अलग अलग उदाहरणों को देखोगे कैसे ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में इस्तेमाल होती है, और बहुत ही
निश्चय रूप से इनके बारे में बहुत अच्छी विशेषताएं बताती है कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, पहला होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रही है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मानेंगे क्या? तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये होता भी है वही, इसका जो नेचर होता है, फिर इसकी जो प्रकृति होती है, ये भी इसी तरीके की होती है। पर क्योंकि हम इतनी जटिलताओं को नहीं देख सकते अभी, इसलिए फिलहाल के लिए हम ये करेंगे कि हम इनको एक वेव फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, बिना कोई सवाल किए कि क्यों वेव फंक्शन है, क्या है, हमने क्या कंसीडर किया। हम सिर्फ मानेंगे कि हाँ, कि एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वेव फंक्शन है, बिना कोई सवाल किए, ताकि हमारी जो आगे की जो assumptions है, फिर मान्यता है, वो आसानी से हम सिद्ध कर सके, क्योंकि हमारा मकसद एग्जाम निकालना है, ना कि ज्यादा पढ़ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने क्या मान लिया? एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने मान लिया वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या करती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है, या फिर जो उसके उसके उसका स्वभाव है, उसके बारे में बताती है किसी भी एटम में। कैसे बताती है? अगर वो जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसकी उसका कुछ ना कुछ आकार होगा और कुछ ना कुछ उसकी ऊर्जा होगी। तो इससे आप उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इस पे उसका असर जरूर पड़ेगा, और कह सकते हो कि ये उसी का एक रूप हो जाएगा। मतलब जो उसकी ऊर्जा रहेगी वही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा रहेगी, और जो उसका शेप रहेगा वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप रहेगा। इन्हें हम किससे कैरेक्टराइज करते हैं? मतलब इससे हम कैसे बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं, कौन सी ऊर्जा है और क्या इसका आकार है? ये हम बताते हैं क्वांटम नंबर की मदद से। तीसरी चीज, ये मोनोसेंट्रिक इन नेचर होती है। ये बहुत ही जरूरी बिंदु है कि ये एक एटम से एसोसिएटेड होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एक एटम की हो सकती है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन एटम का अगर ऑर्बिटल है, तो वो ऑक्सीजन एटम का ही ऑर्बिटल रहेगा, वो किसी दो के बीच बटा नहीं रहेगा। इसलिए मोनोसेंट्रिक मतलब एक के ऊपर ही सेंटर्ड को मोनोसेंट्रिक कहेंगे। दूसरा हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बताता है? ये भी एक तरह का वेव फंक्शन ही है, पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, और ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हमें मॉलिक्यूल के अंदर बताता है बजाय एटम के। इन्हें भी हम क्वांटम नंबर से दर्शा सकते हैं। पर जो मेन इनके बीच में अंतर है वो ये है कि ये पॉलीसेंट्रिक होता है। कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो दो न्यूक्लियस के बीच बटा हुआ रहता है। जैसे उदाहरण के लिए ये है, अगर आप इसे सीधी तरीके से माने तो दो एस ऑर्बिटल मिलकर आपस में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करते हैं। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में बताऊंगा आगे। तो ये कुछ इस तरह का क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों सेंटर होते हैं न्यूक्लियस के, दोनों एटम्स के। तो आप देख सकते हो कि पॉलीसेंट्रिक है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन सेंटर के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भविष्य तय होगा। ठीक है, अब ये आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से। ये एक सिद्धांत है जो दिया गया था ताकि हम समझ सके कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जुड़ रहे हैं तो उनके जुड़ने के में क्या क्या चीजें संपूर्ण होनी चाहिए, मतलब क्या क्या आवश्यकताएं हैं कि तभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सके। तो इनको ध्यान में रखते हुए एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल माना गया। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली आकर के, मतलब एक लाइन पे आते हैं। लीनियरली मतलब एक लाइन पे आते हैं और आपस में कंबाइन करते हैं ताकि हमें आवश्यक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल सके। इसमें ये आपस में आके जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। मतलब दोनों वेव फंक्शन आके जुड़ते भी है और घटते भी है, और इसी कारण हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिलता है। तो हम देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने कहा था कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन मान रहे हैं। मान लीजिए पहला एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन, जिसे हम H1 से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा भी हाइड्रोजन जिसे हम H2 से डिनोट कर रहे हैं। तो मान लीजिए H1 का जो वेव फंक्शन है वो है 1, और H2 का जो वेव फंक्शन है वो है H2 सिग्मा साई H2। अब मैंने कहा कि ये दोनों आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं।
तो जुड़ने के कारण जो वेव फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, जो कि जिसे हम बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। और दूसरा जो होगा वो होगा घटाने के कारण, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनता है, मतलब आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरी बात, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम रहती है मॉलिक्यूलर एटॉमिक एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तुलना में। मतलब अगर मान लो ये साई H1 प्लस H2 है, साई H2 है, तो ये साई H1 माइनस H2 होगा। ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है। मतलब दो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के दो डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जन्म दे रहे हैं, जिसमें से एक एंटी बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जो ऊपर की ओर जाएगी। इसे हम साई स्टार से भी डिनोट करते हैं, बहुत बार स्टार से भी डिनोट करते हैं। और एक जो है उसका एनर्जी कम है और इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसकी एनर्जी घट रही है। अब इनमें अब क्या कंडीशंस है, फिर क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है इन एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ते समय। पहले कि इनकी ऊर्जा एक समान होनी चाहिए या फिर तुलनीय होनी चाहिए, मतलब कि आपस में इनमें ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंस कम होना चाहिए इन दोनों के एनर्जी के बीच। दूसरा, मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये हमारा p ऑर्बिटल है और ये है हमारा px मान लीजिए, और ये हमारा z एक्सिस है। अब ये दोनों एटम आपस में जुड़ने के लिए आ रहे हैं ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सके। अगर आप इन दोनों की सिमेट्री देखेंगे तो ऊपर में एक पॉजिटिव लोब है और नीचे में नेगेटिव लोब है। तो इससे जो जुड़ेगा उसके भी ऊपर में पॉजिटिव लोब और नीचे में नेगेटिव लोब होना चाहिए, तभी इन दोनों के जुड़ने से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। इसका मतलब समझ गए कि दोनों की सिमेट्री सेम होनी चाहिए और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें मैक्सिमम ओवरलैप हो। ठीक है, अब हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहां कुछ मैंने उदाहरण रखे आपके लिए। पहला है ये 1s का। किसका है? 1s का। तो जब दो 1s आपस में मिलते हैं तो कुछ इस तरीके का बनता है। ये पहला 1s था, ये पहला s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। और दूसरा होगा बॉन्डिंग, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप इन दोनों की सिमेट्री देखेंगे इस एक्सिस के अलोंग तो दोनों की सेम है, एनर्जी भी सेम है क्योंकि ये भी 1s है, ये भी 1s है, तभी ये आपस में जुड़ पा रहे हैं। हो सकता है कि 1s एक एटॉमिक ऑर्बिटल का 2s दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में जाके जुड़े। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एटम चेंज करते ही एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर नीचे होती है और हो सकता है कि इसका 1s और उसका 2s ज्यादा करीब आ जाए बजाय इसके 1s और उसके 1s के। समझ गए आप इस चीज को? तो इसीलिए कभी कभी एक का 1s दूसरे के 2s से जुड़ जाता है उसके 1s में जुड़ने के बजाय। फिर क्या हमारे पास? फिर है सिग्मा और सिग्मा का। हाँ, एक बात और, इन दोनों कॉम्बिनेशन से सिग्मा बना है। दूसरा है pz और pz के कॉम्बिनेशन से। तो एक pz दूसरे pz से जाके जुड़ेगा और हमें कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह रहेगा और दूसरे का शेप कुछ इस तरह रहेगा। यहां पॉजिटिव रहेगा, यहां नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। उसी तरह यहां पॉजिटिव रहेगा, यहां नेगेटिव रहेगा,
और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इन दोनों के बीच में एक नोड है। नोड वो जगह होती है जो आपने पढ़ा भी होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। उसी तरह यहाँ पे भी एक नोड है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि आप जब भी नोड देखोगे तो नोड हमेशा एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहती है, ना कि बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तीसरा है पाई ऑर्बिटल का बनना, दो पी एक्स के मदद से। तो मान लीजिए हमारे पास दो पी एक्स है, ये आपस में जुड़ेंगे तो कुछ इस तरीके की एंटी बॉन्डिंग देंगे। ये पाई स्टार 2p y है। मान लीजिए py ऑर्बिटल था, या फिर स्पेसिफिकली 2py था। उसी तरह बॉन्डिंग भी बनेगा, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हमारा आ जाएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। दोबारा से ये हमें मिल जाएगा पाई 2px। तो ये हो गए हमारे 2py। ये हो गए हमारे विभिन्न प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें हमें सिग्मा और पाई मिल रहा है। आगे यहां पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने दिखाई है, जो कि है H2 मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। हमें पता है H2 2 हाइड्रोजन एटम से बना होता है। मान लो वो Ha है और ये Hb है, ये Ha है और ये Hb है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है इसलिए एक सिग्मा 1s बनेगा और एक सिग्मा 1s स्टार बनेगा। अगर आपको कहा जाए कि आप H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो MOT के फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की। तो पहले आप उसको लिखोगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? सिग्मा स्टार 1s। तो ये हो जाएगी हमारे H2 की MOT इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वही चीज यहां लिखी है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां सारी चीजें पूर्ण हो रही है। पहला कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं, जो कि सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। दूसरा, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सेम है, ऊर्जा भी इनके बराबर है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया इनके आपस में जो सिमेट्री है न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग, सॉरी मॉलिक्यूलर अप्रोच के अलॉन्ग, ये भी बराबर ही होगी। तो क्योंकि ये सारे चीजों को पूर्ण करता है, इसीलिए ये सही एटॉमिक ऑर्बिटल है H2 का। यहां पे मैंने डाली है एक एटॉमिक ऑर्बिटल बोरॉन की। बोरॉन में क्या होता है? बोरॉन हमें पता है कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है हीलियम बोरॉन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होता है 1s2, 2s2 और 2p1। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 2 4 अरे 5। ठीक है। अब यहाँ एक आप चीज देखोगे कि हमने 2s से शुरू किया है, और जबकि मैंने कहा था कि इसमें सारे एटॉमिक ऑर्बिटल काम करते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सके। हाँ, ऐसा हो रहा है, पर मैंने सिर्फ दर्शाया नहीं है। तो इसलिए इससे ये ना हो, कंफ्यूज ना हो कि क्यों यहाँ पे मैंने 1s का नहीं दिखाया। होता 1s का भी है, जैसे 2s का हो रहा है उसी तरह यहाँ पे 1s का भी हो रहा है, लेकिन जस्ट इसके बिल्कुल इसके नीचे, जो कि मैंने दिखाया नहीं ताकि मैं वैलेंस पे ज्यादा ध्यान दे सकूं। तो हमने देखा कि 2 तरीके के हो रहे हैं। पहला तो हो रहा है सिग्मा और सिग्मा 2s और 2s मिलके में सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s दे रही है, सॉरी सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार दे रही है। उसी तरह 2pxyz और 2pxyz दोनों बोरॉन के मिलके हमें सिग्मा 2px सिग्मा 2py पाई 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz दे रहे। एक बात यहाँ गौर करने की ये है कि हमें पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जो मैंने नहीं बताई है, वो ये है कि ये
एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे काम करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इससे रिलेटेड, क्योंकि 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनकी एनर्जी तो इस लेवल पे है। इन दोनों के जुड़ने से दो एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है, एक ये और एक ये। आप देखोगे कि ये जितना ऊपर उठता है उतना ही ये क्या होता है, उतना ही ये नीचे आता है, जिसके कारण से इसमें एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन हमेशा बनी रहती है। तो ये ज्यादा एक जरूरी बात है यहाँ पे, जो आप दिमाग में रख सकते हो। आप कह सकते हो कि हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जुड़ी हुई। तो एक और बात यहाँ आती है कि जो सिग्मा स्टार 2p(x) है और जो सिग्मा स्टार 2p(y) है, उन्हें यहां नहीं होकर के, कहने का मतलब है यहां नहीं होकर के यहां होना चाहिए था। अगर आप सोचो एक तरीके से, तो इन्हें यहां होना चाहिए था, क्योंकि ये जितना नीचे आया है इस सेंटर से, उतना ही इसे ऊपर जाना चाहिए था इसी सेंटर से। पर ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं। कब तक नहीं होता है ऐसा? नाइट्रोजन तक नहीं होता है। ऑक्सीजन से फिर से ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होने लगती है। तो आप कहोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लॉज ऑफ कंजर्वेशन को नहीं फॉलो कर रही है, तो ऐसा नहीं है। होता क्या है, इसमें होती है sp मिक्सिंग। आपस में मॉलिक्यूल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करने से पहले खुद में एक बार मिक्स हो लेते हैं। कौन कौन से मिक्स होते हैं? हमारे पास यहाँ 2s है, ये 2s जो है इसके 2pz से मिक्स हो जाता है। इसके 2pz से मिक्स हो जाता है। क्या होता है? इसका 2pz, मान लीजिए pz है, ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण इन दोनों के मिक्स होने से वापस से इसकी एनर्जी क्या होती है, यहां नहीं होकर के ये यहां बढ़ जाती है। उसी तरीके से सिग्मा स्टार 2s कुछ मात्रा में नीचे आ जाता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसकी एनर्जी घटती नहीं है, ये नीचे नहीं आता, जबकि ये ऊपर चल जाता है s और p के मिक्सिंग से। ये थोड़ा से बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट है, पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, ताकि आप याद रख सके कि क्यों ऐसा होता है। और जैसे जैसे आप एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ोगे, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ओर, तो धीरे धीरे 2s और 2pz के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ते जाएगा। शुरुआत में तो ये दोनों आपस में मिक्स कर जाते हैं नाइट्रोजन तक, पर ऑक्सीजन के बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ता चला जाता है कुछ इस तरीके से। और ऐसा होने के कारण क्या होता है कि इनमें मिक्सिंग नहीं हो पाती नाइट्रोजन के बाद, और ये वापस से अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो ये तो हो गई एक एक्सेप्शन जो कि नाइट्रोजन तक फॉलो होती है। तो आप इस बात को दिमाग में रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अब हमने दोनों को कंबाइन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए भाई? तो ये जो ऑर्डर है, ये अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, नीचे से ऊपर की ओर, तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी। इसी क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को भी ऑर्बिटल में भरेंगे। जिसकी सबसे कम एनर्जी, उसमें पहले भरेंगे 2, फिर ऊपर जाएंगे, फिर भरेंगे 2, फिर इसमें जाएंगे, भरेंगे 2। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आता है वो यहां भरता, फिर यहां भरता, फिर यहां जाता, ना कि इसमें चला जाता। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि ये जो है अफबाउ प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है, और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी फॉलो करती है। आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसमें गया, इसमें नहीं गया, इसलिए आप कह सकते हो कि ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को भी फॉलो करती है। आगे हमारे पास एक और है एमओटी। ये एमओटी किसका है? ये एमओटी मैंने ऑक्सीजन का डाल रखा है। आप यहां देख सकते हो कि इस वाले में सिग्मा 2px अपने असली या फिर सही जगह पर, जहां पे इसे होना चाहिए था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे 2s और 2pz और 2s आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से इनकी एनर्जी वैसी थी वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए पहले जितना ये इस पॉइंट से नीचे गया है सिग्मा 2pz, उतना ही ये ऊपर गया है। उसी तरीके से ये जितना नीचे गया है ये भी उतना ही ऊपर गया है। फिर दो ऑक्सीजन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
एक में होते हैं 8, 2 में हो गए 16, 16 हो गए। 4 हमने नीचे ही भर दिया, याद रखिएगा, 1s में 4 भर दिए हमने, क्योंकि नीचे भी 1s था, तो 4 भर दिए तो 12 बचे हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन एटम का एमओटी बना सकते हैं। अब एमओटी में जो अगला जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है बॉन्डिंग ऑर्डर का। बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग ऑर्डर कुछ नहीं, एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 होता है। इसका बहुत सीधा फॉर्मूला है, और इसे अगर हम यहां लगाए तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ वैलेंस वाले में ही लगती है। अगर अंदर लगाओगे, अगर मान लीजिए मैंने सारे बॉन्डिंग जोड़ लिए, तो यहाँ हमने 4 5 6 7 8 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग जोड़ लिए अगर, तो 2 2 4 हो गए। 4 माइनस 8 बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 4 बाई 2, ये कितना? 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं करके आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ वैलेंस सेल को ले, तो इसमें कितने हैं? 6, इसमें कितने हैं? 2, और ये हो गया 4 बाई 2 जो कि 2। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो सिर्फ उसको कंसीडर करो जो सिर्फ सबसे बाहर में है या फिर वैलेंस वाला है। फिर हमें बता रखा है पहले भी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, और उतना कम बॉन्ड लेंथ। दूसरा है मैग्नेटिक मूवमेंट। ये भी बहुत जरूरी चीज है। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए हमें एमओटी पहले जानना पड़ेगा। एमओटी क्या है किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का, वो जानना पड़ेगा, तभी हम मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे थे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहला और दूसरा। तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा √(n1) n इंटू n+1, जहां पे n हमारा क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक है, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। जबकि अगर कोई और एटम ले तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जैसे कि हाइड्रोजन जो कि H2 है, तो ये हो जाता है डाईमैग्नेटिक। आगे अब कुछ विभिन्नताएं है एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच। पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, जबकि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, पहला। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप दूसरा होता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का सारा का शेप एक जैसा होता है। कैसे? अगर आप sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये पहला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये तीसरा, ये चौथा। इन चारों की शेप कैसी है? एक जैसी है। ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, फॉर्म O-N-T-O बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती है? ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। ये बहुत ही जरूरी बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ही सिग्मा ऑर्बिटल बनाती है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा और पाई दोनों बना सकती है। आगे क्या देखा? आगे एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन पेयर, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पोसेस एडेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो, पोसेस एड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो। ठीक है। अगला पॉइंट, इन एटॉमिक ऑर्बिटल रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन एक्साइटेड स्टेट, पर हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करती। अगर आप देखोगे, पहले कार्बन पहले ऐसा दिखता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसमें सिंगल ऑक्यूपेशन हो जाता है, जो कि ऐसा हो जाता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं इसमें एक्साइटेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल में, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होती है। तो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम देखेंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है।
मेटल के पास एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पॉजिटिव मेटल आयन होता है सराउंडेड बाय सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्री होती है पूरे लैटिस में मूव करने के लिए। ठीक है, ये पूरे लैटिस में मूव करने के लिए फ्री होती है, और यही होती है मेटल के यूनिक प्रॉपर्टीज के पीछे का कारण। यही इसे हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई थर्मल कंडक्टिविटी देती है, और मेलेबिलिटी भी देती है। मतलब आप कह सकते हो ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम कहते हैं कि मेटल में प्रेजेंट होती है, यही कारण होती है इसकी यूनिक विशेषताओं के पीछे। तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये आसानी से मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये अगर चार्ज कैरी कर सकते हैं तो ये हीट भी कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी होती है एक मेटल को हैमर करके थिन शीट में बदलना या फिर वायर में मोड़ सकना, जो होती है डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी जैसे आपको पता होगा कि हम लोहे के एक बार को ले करके उसे पीट पीट के चाहेंगे तो एक शीट बना सकते हैं। उसी तरह लोहे के हमने तार भी देखे हैं, उसे हम लोग गला के एक वायर में भी बना सकते हैं। पर ये चीज हम नन मेटल के साथ नहीं कर सकते, या फिर किसी ब्रिटल मेटल के साथ नहीं कर सकते, ब्रिटल नन मेटल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिखर जाएंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मेटल आयन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं जब डी इलेक्ट्रॉन उन्हें जोड़े रखता है, जबकि जो जो मतलब डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इन्हें आपस में जोड़े रखता है। पर ऐसा नन मेटल के केस में नहीं होता, जो जिन पे प्रेशर पड़ती है वो टूट जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, ऑर्गेनिक में तो इसकी भूमिका कई ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स है हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इसके पीछे अब ऐसा होने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन से जोड़ी होनी चाहिए, तभी यह हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? ये होती है क्योंकि जो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, हमने देखा कि हमने ऐसे बॉन्ड लिए जिसमें एक साइड हमारे पास बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे। अब इसके कारण से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इन सब पे, और ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर अट्रैक्ट होती है और इससे सेकेंडरी इंटरेक्शन डेवलप करती है। ठीक है, इन्हीं कारण से इनमें बॉन्डिंग होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बट वीकर देन, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से मजबूत है पर एक कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड से कमजोर है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बट वीकर देन कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये एक इंटरेक्शन है ना कोई बॉन्ड है। बॉन्ड दूसरी चीज है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सेकेंडरी इंटरेक्शन है, इसमें रियल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये दो तरीके के हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूल क्या होती है? दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। जैसे वाटर है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल नंबर 1 और 2 के बीच में बॉन्डिंग हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे HF का भी उदाहरण ले सकते हैं आप। HF में भी H ऐसे जुड़ा हुआ रहता है और F ऐसे। अब ये उदाहरण है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसमें हमने लिया है ये नाइट्रो ग्रुप और ये अल्कोहल ग्रुप। अब इन दोनों के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। यहाँ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। ये प्रोटीन में भी होते हैं, सेकेंडरी इंटरेक्शन होती है बहुत, और ये DNA में तो
बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है उसके स्टेबिलिटी या फिर उसके फॉर्मेशन को बने रहने के लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या क्या हो सकता है? इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। सरफेस टेंशन होता है, जो वाटर में जो सरफेस टेंशन होता है उसका भी कारण कहीं ना कहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है। पोलर कंपाउंड, सॉल्युबल कंपाउंड पोलर हो जाते हैं क्योंकि वो कंपाउंड जो है आते हैं जब वाटर के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टैब्लिश कर लेते हैं आने वाले कंपाउंड के साथ, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब ये कुछ सवाल है, इसको आप हम एक एक करके करेंगे ताकि हम समझ सके कि आज हमने क्या पढ़ा। पहला है यूजिंग एमर्टल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा? बॉन्ड लेंथ उसका सबसे छोटा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 दूनी 16 और 2 18, 1 18, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। तो पहले इसका 1s और 1s आपस में जुड़ के ऐसा बनाएंगे कुछ। फिर इसका 2s और इसका 2s आपस में मिलके ऐसा बनाएंगे कुछ। फिर उसके बाद क्या होगा? अब p ऑर्बिटल जुड़ेंगे और p ऑर्बिटल मिलकर के तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 और एक 17 है। 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये किसी भी, मान लो मैं किसी पे भी एक O नेगेटिव ले लेता हूं और एक O ले लेता हूं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। इसमें कितनी? 9 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगी 9। अब इसको हम भरना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 2 है, 13 14 16 और 17। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? नीचे हमारे पास 2 2 4 2 6 है और ऊपर 2 है, तो 6 माइनस 2 4। अगला क्या है? O2 2 माइनस है, तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे अगर, तो एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ जाएगा। तो O2 माइनस का आ गया 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, जो हो जाएगा 2। O2 2 माइनस का देखेंगे अगर, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 जो हो जाएगा 3 बाय 2, या फिर कह सकते हैं 1.5। अगला है O2 प्लस। अगर हम कह रहे हैं O2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएंगे, तो यहां नीचे 6 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1, तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 2.5। फिर दूसरा है O2 2 प्लस, ये 2 प्लस होगा, मिसप्रिंट है 2 प्लस, तो 2 प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो O2 2 प्लस कितना आ जाएगा? 6 बाय 2, जो हो जाएगा 3। तो O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टेस्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी देख सकते हैं आप। इसमें ये एक हेटेरो एटम है, तो इस केस में आपको, आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें इसके लिए पता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, जो कि हमने अभी निकाला है O2 के लिए। O2 के नीचे अगर आप देखेंगे तो 4 4 8 खत्म हो गए, ऊपर बचते 16 है, तो नीचे 6 हो गए, ठीक है, 4 4 8 और ऊपर हो गए 8 खत्म हो गए, तो 8 बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 6 माइनस 2 बाय 2, जो हो जाएगा
2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल के आएगा। इनके लिए आप इनके ये देख सकते हो डायग्राम, इसका कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास पहले से 1 2 3 3 4 5 है और 2 7 है, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे करके आप सबका स्ट्रक्चर, लिविस लॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना और इनका बॉन्ड ऑर्डर देख लेना। ये लैटिस एनर्जी वाली मैंने कल भी बताई थी, आप इसे खुद से कर सकते हो। इनमें से हमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर देखना है। कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। मैंने बता रखा है कि कार्बन नाइट्रोजन तक हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं नीचे के एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फर के लिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। सल्फर के लिए अभी हम नहीं देख रहे हैं, ये मैं ऑक्सीजन के लिए कर रहा हूं सिर्फ। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से 6 दूनी C2 में कितने हो जाएंगे? 12। 12 में से हमने नीचे 8 भर दिए, तो कितने बचे? 4। तो 1 2 3 4। उसी तरह नाइट्रोजन में क्या होगा? नाइट्रोजन में 7 7 14 होते हैं। 8 नीचे चले गए, 8 नीचे चले गए तो हमारे पास 6 बच गए, तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप तो इसके लिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। कार्बन C2 में, N2 में देखेंगे आप तो उसमें भी क्या हो रहा है कि 6 वो भर जा रहे हैं, तो इसका भी इसमें भी डायमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन का अगर आप देखिए तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर की ओर रहते हैं, इसीलिए ये हम ये कह सकते हैं कि इसमें से नाइट्रोजन जो है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। आगे आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर। तो NH4 का अगर आप निकालोगे, NH4 का स्टेरिक नंबर आ जाएगा Z12। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन पे 5 होते हैं। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 है। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो 5 माइनस 5 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 5 और 4 9 हो गए। सॉरी 5 और 4 9 हो गए। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 4 गए 4/2। ये कुछ गलती हो रही है, अगर आप इसके निकालेंगे तो इसका 4 आना चाहिए। तो ये अगर 4 है, ये 1 है, तो ये हो गया 5 5 और ये 4 दूनी 8 होता है। तो अगर यहाँ पे हम अगर रखें हमारे पास 5 है और हमें कितनी चाहिए? हमें चाहिए 8, तो ये 3 होगी। हमें चाहिए 8 सब्ट्रैक्ट होने के बाद, यहां हमें कितनी चाहिए? 8। तो ये 4 है, ये +4 है। अरे गलती हो गई, ये होती है 5। इन्हें अब करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4। 4 स्टेरिक नंबर टेट्राहेड्रल। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मैं से जोड़ने की जगह घटा दे रहा था। उसी तरह आप CCl4 में देखोगे तो CCl4 में कार्बन में होते हैं 6, क्या आधा करना है 6, और 4 0 है और मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 6/4 10। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होते हैं, 4 4 8 और बाय 2 ये भी होगा 4। XeO4 को अगर देखो तो ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ये भी गलत है। फिर XeF4 को देखो तो Xe में वैलेंस होते हैं 8, 4 0 है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 4 है, 8 4 12/2
6, ये हो गया 6। आगे इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा ऐसा कुछ ऐसा। तो ये है स्क्वायर प्लेनर शेप। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल पर शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। BF4 का अगर आप निकालोगे तो बी में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और F मतलब 4, नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, 2 गए 3 है, हाँ 3 होते हैं। यहाँ BF4 नहीं BF3 होगा। ये भी 3 हो गया, ये हो गया 1/6, ये हो गया 3। तो आप देख सकते हो कि ये हमें जो शेप देगा वो हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा ये। आगे आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल बोथ स्पेसीज आर नॉट लाइकली एग्जिस्ट। इन सब का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करिएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इन सबको करके खुद से देख सकते हो। इन सब की स्टेबिलिटी देखनी है। उसी तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब सबको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इन सब का। याद रखेगा इन सब में नाइट्रोजन जैसा MOT बनेगा। आगे आपको देखना है कौन सा बिहेवियर डायमैग्नेटिक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड इज गोइंग हैज इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज टू पैरामैग्नेटिक। तो आप इन सब का MOT ड्रॉ करके देख लोगे इसके अलावा, क्योंकि ये हेटेरोएटॉमिक है, और फिर देखोगे कि किसमें ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्यों जा रही है और किसमें एनर्जी चेंज हो रही है। उसी प्रकार से ये भी है हमारे पास है, जो कुछ इस तरह से है। मैं आपको क्वेश्चन सवाल दिखा दूंगा, खुद से कर लेना बाकी के बचे हुए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तो हमारा केमिकल बॉन्डिंग यहाँ खत्म होता है।